तो जैसे अभी हमने अभी तक बात की कि बहुत सारी जगह जो मेजर हजार्ड्स फोकस आपने किए है वो केमिकल के बारे में किया है, तो इसीलिए आपको केमिकल्स के अलग अलग टाइप्स मालूम होने चाहिए। तो केमिकल्स के जनरली टाइप्स अगर आप देखेंगे तो इसमें होता है सॉल्वेंट, एक्सप्लोजिव, करोसिव केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स, ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, टॉक्सिक गैसेस, इनफ्लेमेबल और कुछ कैटेगरीज है। तो जैसे सॉल्वेंट आप यूज करते हैं, जैसे हमने बीटीएक्स सिस्टम बताया था, बेंजीन, टोल्यून और ज़ाइलिन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मोर वोलेटाइल कंपाउंड कैटेगरी में आते हैं। एक्सप्लोजिव्स है जैसे ट्राइनाइट्रोटोल्यून है, या फिर आरडीएक्स कैटेगरी है, एल्यूमिनियम पाउडर है। ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो स्पेशली हमने बात की थी फायर एंड एक्सप्लोजन पीपीटीज में, जिसको हमने बताया था कि ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो ये नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स मैक्सिमम केसेस में एक्सप्लोजिव मटेरियल होते हैं। उसके अलावा जो करोसिव केमिकल्स है, एसिड्स है, अल्कलीज है, एसिड के गैसेस है, एक्सेट्रा। टॉक्सिक केमिकल जो है पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड है, या हाइड्रोजन साइनाइड से। ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल जो हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो सकता है, या फिर और कुछ मटेरियल जिसकी वजह से यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन तैयार होता है और जिसकी वजह से फायर के भी चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा है टॉक्सिक गैसेस, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे टॉक्सिक कैटेगरी वाले गैसेस या केमिकल्स भी हैं। और जो इन्फ्लेमेबल कैटेगरी है यानी कि फायर कैच हो सकते हैं, ऐसे पेंट्स, थिनर, पेट्रोबेस प्रोडक्ट्स है। तो जिन लोगों को ये केमिकल्स के बारे में नहीं मालूम है उनको एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा। अभी जो केमिकल हजार्ड है, तो ये केमिकल्स का आपके बॉडी पे जो इफेक्ट होता है उसके भी अलग अलग टाइप है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया है कि जिसको हम कहेंगे एक्यूट इफेक्ट। तो ये एक्यूट इफेक्ट क्या होता है? तो ये पर्टिकुलर जो भी आपके हेल्थ पे या बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है वो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, यानी कि कुछ टाइम्स के लिए, जैसे कुछ सेकंड्स में या मिनट्स में या कुछ आवर्स के लिए, तो उसको हम एक्यूट इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप अगर किचन में जाते हैं और किचन में कुछ प्रोसेस हो रही है तो उसकी वजह से जो फ्यूम्स आते हैं तो आपको शायद अनकंफर्टेबल फील होगा, और उसकी वजह से अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वापस वो रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये था एक्यूट इफेक्ट। तो ऐसे केमिकल्स के एक्सपोजर में अगर आते हैं और केमिकल का एक्सपोजर अगर कुछ सेकंड्स या मिनट्स में होता है तो डाइल्यूशन या वेंटिलेशन की वजह से वो रिस्टोर हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल से कुछ जैसे इरिटेशन टू आईज एंड स्किन, रेस्पिरेटरी इरिटेशंस जो अमोनिया की वजह से हो सकता है या सॉल्वेंट की वजह से हो सकता है या फॉर्मल्डिहाइड वजह से हो सकता है। दूसरा इफेक्ट है क्रोनिक इफेक्ट। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। तो ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट होता है या फिर रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से भी होता है। तो ये नॉर्मली डेज में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला इफेक्ट है, यानी कि केमिकल एक्सपोजर में आप चले गए लेकिन उसका इफेक्ट कुछ दिनों तक रह गया या महीनों तक रह गया या कुछ साल रह गया, तो उसको हम क्रोनिक इफेक्ट कहते हैं। तो जब तक ये केमिकल्स आपके बॉडी से निकल नहीं जाएगा, आप नॉर्मल नहीं होगे, तब तक ये इफेक्ट वहां पे हो सकता है। जैसे आपके कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से कैंसर अगर आपको होता है या फिर हार्ट डिसीजेस होते हैं या कुछ सेंसिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सभी चीजें क्रोनिक इफेक्ट ओरिएंटेड है। जैसे नॉर्मली कोई कंटिन्यूस स्मोकिंग करता है जिसको हम चेन स्मोकर कहते हैं, या फिर कोल माइन में काम करता है जहाँ पे डस्ट है, या फिर जहाँ पे वुड वर्किंग या कारपेंट्री का काम करता है जहाँ पे वुड डस्ट होती है, या फिर जहाँ पे सस्पेंडेड एस्बेस्टॉस यूज होता है और ये एस्बेस्टॉस वजह से एस्बेस्टोसिस भी डिसीज होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे ये लंग्स ओरिएंटेड डिसीजेस है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी डिसीजेस। तो ये पल्मोनरी डिसीजेस मेजॉरिटी केसेस में क्रोनिक इफेक्ट वाले डिसीजेस, तो ये परमानेंट इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा जो केमिकल्स के ग्रुप है वो दूसरे बेसिस पे भी डिसाइड किए, जैसे यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ केमिकल्स हैं और उसका एक्शन भी है। यहाँ पे जैसे अभी केमिकल्स का ये दूसरा ग्रुप है, उसमें एग्जांपल है रेस्पिरेटरी एंड आई रिटर्न केमिकल्स। तो ये आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है उसके बेसिस पे ये केमिकल का क्लासिफिकेशन है। तो उसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, क्लोरीन है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो ये अलग अलग एग्जांपल्स है
जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ब्रीदिंग जो आप करते हैं, श्वास लेते हैं, उस पे वो एक्ट करेगा या फिर आपके आईज पे वो इम्पैक्ट करेगा। तो दूसरा केमिकल है केमिकल इफेक्ट्स ऑन लंग्स। तो अगर ब्रीदिंग के बाद आपके लंग्स में अगर ये डिपॉजिट होते हैं केमिकल्स, तो ये सेकंड इफेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे सिलिका है, एस्बेस्टॉस है, कॉटन फाइबर्स है, क्लोरीन है, या फिर अलग अलग टाइप्स के जो डस्ट है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो थर्ड ग्रुप है ब्लड सिस्टम पे इफेक्ट होता है। जैसे आपके ब्लड पे ही ये रिएक्ट होता है या फिर ब्लड के साथ रिएक्शन हो सकती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो नॉर्मली जो हमारा ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ऑक्सीजन आपने इनहेल कर लिया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पे तैयार होना चाहिए, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर सफिशिएंट अमाउंट में है तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज जाएगा और आपका ब्रेन इंडिकेट करेगा कि आपको फ्रेश महसूस हो रहा है। तो आपको अगर अच्छी तरह से कुछ कंफर्टेबल फीलिंग है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हो सकती है, जहाँ पे फ्रेश एयर होती है, जैसे नॉर्मली ओपन एरिया में होता है या विलेज में जाते हैं या फॉरेस्ट में जाते हैं। लेकिन अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपने वो इनहेल कर लिया, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ वो रिएक्ट करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार हो जाएगा, और जो शायद आपके ब्लड के साथ रिएक्ट होने की वजह से आपका जो टेम्पररी जजमेंट है या टेम्पररी बैलेंसिंग है, वो ब्रेन का लॉस हो सकता है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रो अमाइनो कंपाउंड से जो बेंजीन ओरिएंटेड है, या फिर लेड एंड आर्सेनिक है जिसकी वजह से ये पॉइजनस केमिकल आपके ब्लड सिस्टम पे अटैक कर सकता है, या फिर बेंजीन है वो भी ब्लड के साथ रिएक्ट कर सकता है। उसके अलावा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन केमिकल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करने वाले बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल्स में कार्बन डाइसल्फाइड है। इसी वजह से अगर आप इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो बहुत सारी जगह जहाँ पे CH2 होता है तो CH2 डिटेक्टर होता है। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड है, मिथिल अल्कोहल है, मर्क्यूरी है, लेड है, मैंगनीज है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे लेड है, यहाँ पर भी लेड है। तो इसीलिए अभी अनलीडेड पेट्रोल हम यूज करते हैं, और बहुत सारी जगह बैटरीज या बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे लेड का सब्स्टिट्यूट आ चुका है। और ये मर्क्यूरी जहाँ पे मैक्सिमम जगह यूज होता है, तो मर्क्यूरी लेस भी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस या इक्विपमेंट्स आते हैं। उसके अलावा है कार्सिनोजेनिक केमिकल। जैसे हमने पहले कहा कि ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। तो इसमें एरोमेटिक अमाइंस है, बेंजीन है, बाइक्लोरोडाइमिथिल ईथर है, क्रोमियम है, रेडियम है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे केमिकल्स है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए ये केमिकल्स के एक्सपोजर में आ जाएगा और आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये प्रोलॉन्ग इफेक्ट वाले हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर आपका रहेगा तो ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अगर एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट नहीं होने वाला। और कुछ जैसे केमिकल्स हैं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम कहेंगे करोसिव केमिकल्स, लिवर अफेक्टिंग केमिकल्स, किडनी अफेक्टिंग केमिकल्स, स्किन अफेक्टिंग केमिकल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्टिंग केमिकल्स, सिंपल एंड केमिकल एस्फिक्शिएंट्स। ये अलग अलग केमिकल्स। जैसे आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि इसके वजह से करोजन होने वाला है। तो इसमें एसिड्स, अल्कलीज, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये आपके लीवर पे अटैक कर सकता है, और लीवर यहाँ पे अगर आपका कुछ खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, या फिर उसका रिकवरी करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ऑर्गेनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स या ट्राइक्लोरीथिलीन, टेट्राक्लोरीथिलीन, विनिल क्लोराइड की वजह से हो सकता है। आपके किडनी पे इफेक्ट करने वाले जो केमिकल्स है उसमें से मर्क्यूरी ऑक्सलेट्स और पॉलीकार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स है। स्किन पे इफेक्ट करने वाले कुछ कंपाउंड्स है जो प्राइमरी इरिटेंट, सेंसिटाइजर्स, डर्मेटाइटिस या पिगमेंटेशंस जो होते हैं स्किन पे, या ऑयल एक्ने तैयार होते हैं, यानी कि आपके स्किन पे ऐसे डॉट्स तैयार हो जाते हैं, या फिर बर्निंग्स भी होते हैं। ये अलग अलग इफेक्ट्स आपके केमिकल्स के हो सकते हैं। तो इसमें मिनरल ऑयल्स, रेजिन्स और कुछ अदर केमिकल्स है जो आपके स्किन पे इफेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपके अफेक्ट कर सकता है। ऐसे कुछ केमिकल्स है जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड है, लेड है, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, इथिलीन ऑक्साइड है। तो ये बहुत सारे केमिकल्स अभी बैन हो चुके हैं या फिर इसका सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। सिंपल एंड केमिकल एस्फिक्शिएंट, एस्फिक्शिएंट इसका मीनिंग है सफोकेशन।
यानी कि जैसे अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई होने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड अगर सप्लाई होता है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो अगर ये केस है तो वो केमिकल्स को कह देंगे एस्फिक्शिएंट्स। तो यहाँ पे नाइट्रोजीन है, एसिटिलीन है, या ब्यूटेन है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये बहुत सारे केमिकल्स है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करते हैं और जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इम्पैक्ट हो सकता है और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज। अभी जो केमिकल हजार्ड है, जो केमिकल हजार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अलग अलग उसके रूप है, जैसे कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल हजार्ड्स जैसे सॉलिड फॉर्म में होता है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, लेकिन वो अगर लिक्विड और गैसेस फॉर्म में होगा तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए यहाँ पे एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स को फोकस किया है। तो एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें गैसेस और वेपर्स रहते हैं। गैसेस यानी कि जो भी आपके केमिकल्स है उसका अगर साइज 0.0005 टू 0.01 माइक्रोन तक होता है तो उसको हम गैसेस कहेंगे, क्योंकि आपको ये टेक्निकली भी डिफाइन करना है कि गैसेस एग्जैक्टली क्या है, वेपर्स एग्जैक्टली क्या है, मिस्ट क्या है, या फिर स्मोक क्या है, स्मॉग क्या है, फॉग क्या है। ये सभी आपको इंडस्ट्रियल हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकली डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये गैसेस आपको जैसे जनरल मालूम है, अभी हमने पर्टिकुलर साइज बता दी। तो इसमें एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जो नॉर्मली गैसेस फॉर्म में होते हैं और इनका जो मेन पोल्यूटेंट होता है वो होता है कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन। यानी कि कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, सल्फर की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये बन सकता है, या फिर नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन सकता है। ऐसे बहुत अलग अलग केमिकल्स जो है वो मेजर आपको सोर्स पे ही ध्यान देने पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको जो प्रोसेस है उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स है वेपर्स। तो ये जो गैसेस फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है जो सॉलिड या लिक्विड स्टेट थ्रू आता है तो उसको हम नॉर्मली वेपर्स कहते हैं। जैसे अभी अगर आपने देखा होगा तो नैफ्थलीन बॉल्स रहते हैं, यानी कि कैम्फर भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये कैम्फर या नैफ्थलीन बॉल्स ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन ये डायरेक्टली उसके वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वेपर का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आपने कुछ इंसिनरेशन किया या कंबशन कर लिया तो उसका डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होना, ये गैसेस है। तो ये गैस और वेपर्स में आपको थोड़ा क्लियर करना है और उसकी पार्टिकल साइज भी उसकी चेक करना है। तो यहाँ पे ये 0.005 टू 0.01 माइक्रॉन्स में आती है। तो कुछ पार्ट आपको सिमिलर रहेगा कुछ साइज में, लेकिन उसका एग्जांपल्स भी आपको देखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लेड ऑक्साइड्स के वेपर से, बेंजीन या जाइलिन के वेपर से, ट्राइक्लोरोइथिलीन के वेपर से और कुछ सॉल्वेंट्स के भी वेपर्स होते हैं। जैसे अभी आप सैनिटाइजर यूज करते होंगे तो सैनिटाइजर का जैसे आपने लीड ओपन कर लिया तो उसके वेपर्स बाहर आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे भी उसके वेपर्स तैयार हो जाते हैं, वो गैस नहीं होता है। तो गैस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन, एलपीजी या सीएनजी, ये गैसेस के फॉर्म्स हैं। उसके अलावा अगर आप ये एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन या कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो आपको जल्दी से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेपर से अल्कोहल, एसीटोन, CH2, CCl4, बेंजीन, जाइलिन के, या फिर पल्मोनरी इरिटेंट गैसेस है, इसमें क्लोरीन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फॉस्जीन है। अपर रेस्पिरेटरी इरिटेंट गैसेस है अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। केमिकल एस्फिक्शिएंट गैसेस है CO, HCN, या सिंपल एस्फिक्शिएंट गैसेस है नाइट्रोजन, CO2, मीथेन एक्सेट्रा। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक गैसेस है इसमें H2S, एरिसिन या पेस्टिसाइड वेपर्स। तो ये अलग अलग गैसेस और वेपर्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एग्जाम्पल्स भी आपको मालूम होने चाहिए। तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे अटैक करने वाले अलग अलग केमिकल्स है जिसको हम केमिकल हजार्ड्स कहते हैं। तो ये सब एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स में भी गैसेस वेपर्स के अलावा है पार्टिकुलेट मैटर, जो हमने पहले ही
डिस्कस किया है, जिसको हम नॉर्मली पीएम कहते हैं। और ये पीएम को सफिक्स कुछ ना कुछ रहता है, जैसे PM5 है या फिर PM10 है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, उसकी माइक्रोन साइज। तो ये पार्टिकुलेट मैटर यानी कि सस्पेंशन होने वाले जो पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है सॉलिड, तो वो पार्टिकल है और उसके नंबर पे वो डिपेंड रहेगा उसकी माइक्रोन साइज क्या है। तो ये नॉर्मली ब्लास्टिंग प्रोसेस की वजह से या क्रशिंग प्रोसेस की वजह से, ड्रिलिंग प्रोसेस की वजह से, ग्राइंडिंग प्रोसेस की वजह से या मिक्सिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये सस्पेंशन जो है पार्टिकुलेट मैटर्स का, ये आपको कंट्रोल करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें नॉर्मली होता है डस्ट। तो ये डस्ट का एग्जांपल आप सभी को मालूम है, जैसे हम कुछ अगर सॉलिड पार्टिकल्स हैंडलिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग करने के लिए या रैपिड इम्पैक्ट या डिटोनेशन या डिक्रेपिटेशंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का रहता है या रॉक्स का रहता है, ओर्स, मेटल, कोल, वुड, ग्रेन, ये जब आप हैंडल करते हैं तो ये हैंडल करते टाइम वहां पे कुछ ना कुछ क्रश होता है या फिर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है और उसकी वजह से यहाँ पे डस्ट क्रिएट होना पॉसिबल है। तो ये डस्ट अगर क्रिएट होती है तो आप एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बेसिस पे इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर साइज सेपरेशन जो डिवाइसेस है उसके बेसिस पे भी आप ये सेपरेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसका अगर आप साइज देखेंगे तो ये 0.1 to 1000 माइक्रॉन्स तक ये पार्टिकल साइज हो सकता है। अगर ये फ्लैश जो चिमनी थ्रू आती है उसका अगर आप देखेंगे तो ये 3 to 80 माइक्रॉन्स तक साइज हो सकती है। तो ये चिमनी थ्रू जो फ्लाई ऐश आती है, जैसे पावर स्टेशन होते हैं वहां पर भी ये फ्लाई ऐश हो सकती है, या फिर जहाँ पे कंबशन होता है, कोल कंबशन बेसिकली, तो वहां पर भी ये फ्लाई ऐश जनरेट होती है और उसके बेसिस पे आप डस्ट डिसाइड कर सकते हैं। अभी ये डायग्राम आपको बताती है कि एक्चुअली यहाँ पे पार्टिकल के बेसिस पे अलग अलग जो एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स है उसको सेग्रीगेट या क्लासिफाई कैसे करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट्स पता चलते हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डस्ट है, ये 0.001 माइक्रोन साइज से ये 10+ माइक्रोन साइज तक है। या फिर आप ये वेल्डिंग फ्यूम्स, और जो वेल्डिंग फ्यूम्स या डस्ट जनरेट होती है वो नॉर्मली यहाँ पे 0.01 माइक्रोन साइज से ये 1000+ तक भी जा सकती है। टोबैको स्मोक जो होता है वो 0.01 से 10+ तक 1+ जा सकता है। या फिर जो कोल डस्ट है वो 0.1 to 10+ जा सकती है। सीमेंट डस्ट जो है 0.1 से ज्यादा है और नियर अबाउट 100 तक है। या फिर यहाँ पे जो अलग अलग पोलेंस है ये भी 10+ माइक्रोन साइज वाले। तो ये अगर आप कैटेगराइजेशन देखेंगे तो ये इसको हम गैसेस कहते हैं जो माइक्रोन साइज बहुत कम है, इसको हम कहेंगे वेरी फाइन डस्ट और फ्यूम्स। अगर यहाँ पे ये फ्यूम्स और फाइन डस्ट है तो ये 0.1 to 10 माइक्रोन साइज की कैटेगरीज में आ जाएगा। और जो 10+ है 10,000 तक उसको हम ग्रिड्स कहते हैं। तो ये कोर्स डस्ट है, यानी कि ये डस्ट की जो पार्टिकल साइज है ये बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये सब अलग अलग एयरबॉर्न पार्टिकल्स है जिसको हम नॉर्मली सॉलिड एरोसोल्स कहते हैं। उसके अलावा एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स में आता है फ्यूम्स। तो जो हमने बात की थी कि अगर कुछ केमिकल्स के फ्यूम्स भी आ सकता है या फिर वोलेटिलिटी की वजह से भी फ्यूम जनरेट हो सकते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन की वजह से भी यहाँ पे फ्यूम जनरेट होते हैं। और ये फ्यूम्स की अगर आपने पार्टिकल साइज देखी तो ये 0.001 to 100 माइक्रॉन्स तक के पार्टिकल साइज। जैसे अभी लेड के फ्यूम्स होते हैं, जिंक के फ्यूम्स होते हैं, नाइट्रस के भी फ्यूम्स होते हैं। अगर आप कुछ सोल्डरिंग प्रोसेस कर रहे, कुछ वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे तो उसके भी फ्यूम्स होते हैं। तो ये आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसके अलग फ्यूम्स आए। उसके अलावा है मिस्ट। तो ये सस्पेंडेड लिक्विड ड्रॉपलेट्स है। अभी ये सॉलिड ड्रॉपलेट्स नहीं है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स है। तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स अगर यहाँ पे जनरेट होते हैं कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन फिनोमिना क्या होता है कि अगर जो वेपर्स है वो वेपर्स अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये फेज चेंज प्रोसेस है। तो ये अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स आते हैं लेकिन सस्पेंशन फॉर्म में ही है तो यहाँ पे जो तैयार होगा वो मिस्ट तैयार होती है। तो इसका पार्टिकल साइज अगर आप देखेंगे तो ये 50 to 100 माइक्रोन साइज वाला पार्टिकल साइज है। इसका अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो
वेपर फॉर्म में था वो बाद में लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन वो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स वो इतने टाइनी है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा है स्मोक। तो जो भी आपकी कंबशन प्रोसेस होगी, कंबशन प्रोसेस होने के बाद अगर वो इनकम्प्लीट कंबशन प्रोसेस होती है तो जो भी गैसेस जनरेट होते हैं, जो कार्बन बेसिस गैसेस होती है, उसको हम कहेंगे स्मोक। इसकी पार्टिकल साइज है 0.1 to 1 माइक्रोन साइज। उसके अलावा है स्मोक एंड फॉग। तो ये स्मॉग क्या है? तो यहाँ पे जो स्मोक है उसके अलावा जो अलग अलग एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स आ जाएंगे उसको हम स्मॉक कह सकते हैं। और जो फॉग होता है वो फॉग यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। नॉर्मली ह्यूमिडिटी बेसिस पे हम फॉग देखते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो ये स्मोक और फॉग जो होता है तो इसको हम स्मोक कहते हैं। तो नॉर्मली ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ये स्मोक हमने पहले ही देखा था, H2SO4 का एग्जांपल, एक कार्बन का एग्जांपल, और ये था फॉग जो आपको डेली रूटीन में भी मालूम है। नॉर्मली विंटर में आप फॉग देखते हैं, तो ये बन जाएगा स्मोक। तो इसमें स्मोक भी है और फॉग भी है, यानी कि अगर विंटर सीजन में फॉग है नेचुरली और वहां पे अगर कंबशन प्रोसेस की वजह से या व्हीकल की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो फॉग में अगर ट्रैप होता है तो वहां पे स्मॉग बन जाएगा। तो जिसकी वजह से हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होने वाला है और आपके विजिबिलिटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा जो हमने चार्ट देखा था जिसको हमने कहा था एरोसोल्स, तो एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स जो रहते हैं उसको नॉर्मली एरोसोल्स कहते हैं। तो ये सॉलिड्स या लिक्विड फॉर्म में सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल्स है उसको ही एरोसोल्स कहते हैं। और इसका जो पार्टिकल साइज ये 0.01 to 100 माइक्रोन रहता है। तो ये एरोसोल्स में ही डस्ट, स्मोक और मिस्ट ये एग्जाम्पल आते हैं, और इसके डिटेल हमने अभी देखे थे। उसमें अगर एग्जाम्पल्स आपको देखना है तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, लेड आएगा, आर्सेनिक, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो केमिकल्स हैं, और इसका ह्यूमन हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है।